हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वह नचिकेता गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सभी को फ्री क्लासेस दी जा रही है स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जुड़ सकते हैं और अपनी हिस्ट्री की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं। मैं शाइस्ता आप लोगों को यहाँ पर मॉडर्न इंडिया की क्लास दे चुकी हूँ और अभी एंशिएंट इंडिया की क्लास आप लोगों की चल रही है। तो बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप लेट सवेरे यहाँ पहुंचे इस प्लेटफॉर्म पे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है हम कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो बताए जाए, साथ ही उसके साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया जाए। तो खैर, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, वैदिक पीरियड। इससे पहले इस वीडियो का जो पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, यह दूसरा पार्ट है। और अगर आप लोगों ने वैदिक पीरियड का पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किया था, यह ऋग्वैदिक पीरियड का ही क्या है, दूसरा एक्सटेंशन पार्ट है। तो आप क्या करेंगे, पहले उस पार्ट को जरूर देख लें। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके क्या करेंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। तो वैदिक पीरियड के बारे में मैंने बताया था कि जैसे हड़प्पा सभ्यता का क्या होता है, डिक्लाइन होता है 1500 ईसा पूर्व के आसपास में। तो जैसे वह सभ्यता जाती है, हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में हमें क्या मिलता है, स्पेशली सब सिंधु प्रदेश में जो है पश्चिमोत्तर भारत में हमें एक नई संस्कृति उभर के देखने को मिलती है, जो कि आर्यों की एक संस्कृति थी। आर्य जो हैं वह आते हैं, ये 1500 से लगभग 1000 के आसपास में हम बात करें, 1000 ईसा पूर्व का जो काल है उसे हम प्रारंभिक क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड कहते हैं, यानी कि ऋग्वैदिक पीरियड कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक काल है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं, है ना। ये 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये जो क्लास है आपके ऋग्वैदिक काल का ही सेकेंड वीडियो है स्टूडेंट। तो आप क्या करें, जो पहला वीडियो है उसे भी देख ले कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या थी। जो वैदिक संस्कृति है वो मेनली क्या है, आर्यों के द्वारा लाई गई संस्कृति थी स्टूडेंट। सब सिंधु प्रदेश जो है पश्चिमोत्तर भारत, वहां पे आर्य बसे, कबीलाई जीवन जी रहे थे, पशुचारण उनका मुख्य पेशा था, कृषि करते थे लेकिन वह गौण था, ठीक ना, मतलब सेकेंडरी था वो, है कि नहीं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। ऋग्वैदिक काल के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वह कहाँ से आए, कब आए, और माना जाता है कि वह मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य जो थे उनका जो भौगोलिक विस्तार था वह सब सिंधु रीजन में था। बाद में उत्तर वैदिक के टाइम पे हम देखते हैं वह कहाँ होता है, पूर्वी तरफ जो है जाता है, पूर्वी भारत की तरफ। उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मैंने बहुत विस्तार से डिस्कस किया था कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ग्राम, विष और जन के बारे में मैंने बहुत ही आपको सारी चीजें समझाई थी। ऋग्वैदिक काल के में राजा का क्या महत्व था, क्या वो बहुत ज्यादा पावर में था या नहीं था। तो मैंने आपको बताया था मेनली उसको युद्ध का जो है वो कबीलों का संरक्षण करता था, है ना। राजनीतिक व्यवस्था मैंने सारी चीजें की थी कि कैसे सभा, समिति, विदत जो थी उनकी राजनीतिक संस्थाएं थी। उनकी सामाजिक व्यवस्था का मैंने डिस्कशन किया था कि समाज वैसे तो प्रतिसत्तात्मक था लेकिन महिलाओं को अभी भी बहुत सारे कुछ अधिकार थे। उनका उपनयन संस्कार होता था। कई सारी महिलाएं जो है, हमें ऋग्वैदिक काल में बहुत विदुषी महिलाएं दिखती हैं स्टूडेंट, और महिलाएं जो है विदत में भाग लेती थी। और ये सारी चीजें मैंने बताया था कि जो वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था हमें उस रिजिड फॉर्म में नहीं मिलता है, वो व्यवसाय चयन के रूप में हमें दिखता है। इस समय 4 वर्ण व्यवस्था है, या 10वें मंडल में इसका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जो शूद्र शब्द है इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन स्पष्ट विभाजन नहीं था। मेनली समाज में पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और विश्व जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश्व, इनका उल्लेख मिलता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। किनका? ऋग्वैदिक जो आर्य थे जिन्होंने कबीलाई जीवन जिया और जो पशुचारण क्या करते, पशुओं को पालते थे और पलायन करते थे, ऋतु प्रवास करते थे, जहाँ पे उनके हिसाब से क्लाइमेट होता था उस हिसाब से वो जाते थे। इसीलिए हमें उनके बारे में बहुत ठोस जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उन्हें स्थायी जीवन नहीं जिया। दूसरी बात ये थी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इस समय ऋग्वैदिक पीरियड में जो है 1500 से 1000 का जो टाइम है, 1000 ईसा पूर्व का जो, तो इसकी पूरी जानकारी का हमारे पास सोर्स क्या है, ऋग्वैदिक जो वेदास हैं उसी से तो हमें इन आर्यों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो ऋग्वेद जो है इनकी ये जो है हमें प्रारंभिक आर्यों के बारे में जानकारी देने का एकमात्र सोर्स है।
और मैंने आपको बताया था कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है हम देखते हैं कि इनका क्या हुआ, मौखिक जो है वो संकलन हुआ। लोग याद करते थे, पाठ करते थे और उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करते थे, पास करते थे। उत्तर वैदिक के टाइम पर जो है इन सारे टेक्स्टों को क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। और हम उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे तो आपको मालूम है कि ऋग्वेद तो है, वेद में क्या आते हैं, सारे वेदा, चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तो आएंगे, उनके ब्राह्मण, उनके अरण्यक, उनके उपनिषद, इन सभी का संकलन किस में होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी मौखिक संकलन के द्वारा ये सारी चीजें पास हो रही हैं। तो अगर हम अब इनके आर्थिक जीवन के बारे में बात करें तो ये ज्यादातर क्या करते थे, पशुपालन करते थे। लेकिन ये बात भी है कि वो अनाज तो उपजाएंगे ही, तो हम देखते हैं कि वह अनाज भी उपजाते थे। और कृषि जो है उनका सेकेंडरी पेशा था। एक ही चीज याद रखिएगा, कृषि योग्य भूमि को क्या करते थे, उर्वरा कहा जाता था और इसको क्षेत्र भी कहा जाता था। ऋग्वेद में गव या गवैती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, चारगाह के लिए जो है प्रयोग किया गया है। वास्तव में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार क्या था, पशुधन था। और गाय जो थी वह मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयां किसके लिए होती थी, गायों के लिए ही होती थी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर क्या होता था, सामूहिक अधिकार था। ऋग्वेद में हमें बढ़ई, रथकार, बुनकार, चर्मकार, कुम्हार, इन सभी शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। बढ़ई जो है शिल्पियों का क्या होता था, मुखिया होता था। तांबे और कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द का उल्लेख मिलता है स्टूडेंट, और उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी जिससे हमें पता चलता है। लेकिन व्यापार के अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। हम बार बार जो है व्यापार बोल रहे हैं या फिर नगरीय जीवन बोल रहे हैं, इन सब से इसकी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 1500 बीसी में हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हड़प्पा का क्या हुआ, डिक्लाइन होता है, यानी इसका पतन होता है। और इसी समय हमें क्या दिखता है, वैदिक कल्चर पीरियड जो है हमें देखने को मिलता है, जहां पे आपकी हड़प्पा सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। और यह क्या थी, यह पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। अगर शुरुआत की बात करें तो यह क्या करते थे, पशुचारण करते थे स्टूडेंट। और इस तरह हम देखते हैं कि पशुओं का जो था इनके जीवन में बहुत महत्व था। खासकर अगर हम बात करें गाय की, तो गाय जो है इनकी एक तरह से क्या संपत्ति मानी जाती थी। ज्यादातर लड़ाइयां जो है ऋग्वैदिक टाइम में वह किसके लिए होती थी, गायों के लिए होती थी, क्योंकि गाय की चोरी होती थी। ये लोग कबीला में रहते थे स्टूडेंट। और हम देखते हैं कि इस समय बहुत सारे हमें बढ़ई, रथकार, बुनकार, ये सारे लोग दिखते हैं। और उसमें भी जो बढ़ई था उनका जो है शिल्पियों में मुख्य स्थान रहता है। अगर अयस्क की बात करें तो तांबा और कांसे के लिए अयस्क लोहा के लिए नहीं आया है, तांबे और कांसे, क्योंकि लोहा अभी नहीं मिला। एक चीज याद रखिएगा, लोहा कब आता है भारत में, जो हमें सबसे पहला प्रमाण मिलता है वह जो वर्तमान में एटा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर अतरंजी खेड़ा है, वहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट लोहे का पहला हमें 1000 ईसा पूर्व में प्रमाण मिलता है। तो अभी लोहा नहीं आया। तो तांबे और कांसे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। इससे हमें पता चलता है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। लेकिन वो ट्रेड करते थे, जैसा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम क्या देखते हैं, व्यापार की क्या होती है, प्रमुख भूमिका होती है। लेकिन यहाँ पर हमें व्यापार का कोई उस तरह का साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग मुख्यतः क्या थे, कबीलाई जीवन जी रहे थे। अब हम बात करें इनकी आर्थिक व्यवस्था को और जाने अगर हम, तो समुद्र शब्द जो है ऋग्वेद में यह जल राशि के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्यापार में पनी नाम का जो लोग थे उनका बहुत जो है उन लोगों का उल्लेख मिलता है जिनके हाथ में व्यापार था। और यह व्यापार जो है वस्तु विनिमय के द्वारा, यानी एक्सचेंज होता था सामानों का, उसके द्वारा ही लोग अपना ट्रेड करते होंगे, जो उनकी जरूरतें होती होंगी, आपसी जो होता होगा। ऋग्वेद में हमें ऐसे किसी कर्मचारी का पता नहीं चलता है जो कर संग्रह, यानी कि अगर टैक्स कहें कि कोई टैक्स कलेक्टर हो, ऐसा हमें नहीं मिलता है। जो प्रजा थी, ऐसा माना जाता है कि वह राजा को क्या अपने मन से ही क्या देती थी, अपना जो है स्वेच्छा से अंश देती थी, जिसका नाम क्या था, बलि। यानी कि यह अभी के टाइम पर हम उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा जो बलि है वह एक तरह का टैक्स हो जाता है जो लोगों को देना ही होता है। लेकिन अभी चूंकि राजा जो है वह युद्ध का क्या है, स्वामी है स्टूडेंट, वह कबीलाओं की रक्षा करता है, तो लोग उसे क्या देते होंगे, स्वेच्छा से जो है अपना अंशदान करते थे, उसे बलि कहा जाता था।
ऋग्वैदिक काल में हमें दास प्रत्यवस्थता खेती के काम या अन्य कामों में, अगर हम कहें कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा दिखती है, लेकिन वो खेती के काम या इस तरह के काम में लगाए जाते थे, ऐसा नहीं माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो घरों के कामों में लगाए जाते होंगे। विनिमय के माध्यम यानी जो ट्रेड करते थे ये लोग, निष्क का भी उल्लेख मिलता है। एक बेकनाट यानी सूदखोर को बेकनाट वे कहते थे। यह ऋणदाता होता था जो बहुत अधिक ब्याज पर क्या कहता था, ऋण देता था आपको। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, अश्विनों के द्वारा दी गई। गविष्ठ यानी कि गांव की गवेषणा, गायों की गवेषणा ही युद्ध का क्या माना जाता था, पर्याय माना जाता। इसी प्रकार गवेषण, गोशु, गव्य, गम ये सभी शब्द जो है युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अगर हम बात करें तो इस समय हमें समुद्र के लिए जो है जल, समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसके मतलब क्या होता है, जल राशि। पनी लोग होते थे, उनके हाथ में क्या था, ट्रेड था, वस्तु विनिमय के द्वारा यानी सामान जो है एक्सचेंज करके व्यापार होता था स्टूडेंट। इस समय हमें ऐसे किसी भी कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता जो टैक्स क्या करता हो, कलेक्ट करता हो। तो इसका मतलब है कि लोग स्वेच्छा से अपना अंश देते होंगे राजा को, है ना। और ऋग्वेद में हमें दास प्रथा का उस तरह से उल्लेख नहीं मिलता है जैसा कि लेटर में हमें देखने को मिलता है। तो माना जाता है कि इस समय लोग सिर्फ हो सकता है घर के कामों में लगाए जाते होंगे। और जो व्यापार होता था, जो ट्रेड होता था, उसके लिए निष्क शब्द का उल्लेख मिलता है। जो सूदखोर यानी होते थे उनको बेकनाट कहा जाता था इस समय। और माना जाता है कि इस समय जो है हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा सबसे पहले किसने दी, अश्विनों ने दी थी। गायों की गवेषणा यानी कि गायों को चोरी करना ही सबसे बड़ा कारण होता था ऋग्वैदिक टाइम पे युद्ध का। इसलिए इसके कई सारे युद्ध के नाम मिलते हैं आपको जो गायों से ही संबंधित है। गवेषण, गोशु, गव्य, गम ये सभी क्या है, युद्ध से के लिए प्रयुक्त होते हुए नाम है, जिसका मतलब है कि गायों के लिए जो चोरी हो रही है उसके बाद युद्ध हो रहा है। इसलिए उनके जीवन में गायों का बहुत महत्व था। उनकी अगर कहा जाए उनकी संपत्ति का मुख्य आधार क्या था, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उनकी संपत्ति का मुख्य आधार ही क्या था, पशु था स्टूडेंट। और वह लोग जब क्या करते थे, उनकी संपत्ति का मुख्य अंग होता था और दक्षिणा के रूप में भी क्या पशुओं को देते थे। लोग पनियों से डरते थे, एक तरह से डाकू भी थे स्टूडेंट, क्योंकि वे क्या करते थे, वे मवेशियों को उनके चोरी कर लेते थे। और जो कि क्योंकि ये पशु को चुराते थे और काफी समृद्ध होते थे स्टूडेंट। रई यानी कि संपत्ति है ना, इसको रई को कहते हैं संपत्ति। इसकी गणना किससे होती थी, मवेशियों से। यानी आपके पास जितना घोड़ा हो गया आप उतने अमीर, आपके पास जितनी गाय हो गई आप उतने अमीर, है ना। तो अगर आपकी संपत्ति है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि अस्थायी जीवन तो वो जी नहीं रहे हैं, तो यानी जो लैंड है, भूमि है, उसका उस तरह से महत्व नहीं है जितना कि पशुओं का महत्व हमें दिखता है। घोड़ा जो है यह आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। अन्य जानवर थे हाथी, ऊंट, बैल, बकरी, इन सभी का वो लोग उपयोग में लाते थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज हमें यव का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक संहिता के मूल भाग में कृषि के महत्व को केवल 3 शब्द ही प्राप्त होते हैं, उदर, धन्य और संपत्ति। ऋग्वैदिक में कृषि संबंधी प्रक्रिया संबंधित उल्लेख जो है हमें किसमें मिलता है, चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता है और उन्हें वर्षा का देवता भी माना जाता है। इंद्र के लिए 250 शब्द जो है प्रयुक्त हुए हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, अग्नि थे। वैदिक काल में अग्नि देवताओं में मनुष्यों के मध्य मध्यस्थता करते थे, इसके माध्यम से वह आहुतियां उन्हें दी जाती थी। तो ये देख लीजिए कि अगर आप ऋग्वैदिक टाइम पे होते तो हम आपसे क्या कहते हैं, अब ये नहीं पूछते आपके पास कितने जायदाद हैं, कितनी संपत्ति है, कितना आप लोगों ने कारोबार कर लिया। ये देखा जाता था कि आपके पास मवेशियां कितने हैं, है ना, आपके पास गाय कितना है, घोड़ा कितना है, क्योंकि वो लोग कबीलाई जीवन जीते थे। इसीलिए उनके जीवन में पशुओं का बहुत अधिक महत्व था स्टूडेंट, वो उनकी संपत्ति समझी जाती थी। और इसके अलावा हम देखते हैं घोड़ा उनके जीवन में बहुत उपयोगी था, क्योंकि आर्य जो है घोड़ों, हड़प्पा से हमें कुछ जगहों पे मिलते हैं हड़प्पा में, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कहीं कहीं उसके हड़प्पा से हमें घोड़ों के कंकाल वगैरह मिलते हैं। लेकिन इतना तय था कि हड़प्पन एज में जो है
घोड़ों का उस तरह से प्रयोग नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमें व्यापक रूप से नहीं दिखते हैं। लेकिन जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने सब सैंधव रीजन में जो है घोड़ों को अपने क्योंकि वो कबीलाई जीवन जी रहे थे, तो घोड़े उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग थे स्टूडेंट, है ना, क्योंकि उससे वो ट्रैवल वगैरह करते थे, सब चीज़ करते थे। इसके अलावा वह हाथी, ऊँट, बैल, बकरी, भैंस सब पालते थे, इन सभी को पाल रहे थे। अगर हम बात करें कि वो खाना क्या खाते थे, तो सिर्फ एक ही शब्द आता है, वह है अनाज के लिए यव। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हम ऋग्वेदिक की बात करें, ये ध्यान रखेंगे आप। ऋग्वेदिक संहिता में हमें कृषि से संबंधित केवल 3 शब्द ही मिलते हैं, और ये शब्द क्या है? उदर, धन्य और संपत्ति, ये 3 शब्द मिले हैं। और कृषि से संबंधित उल्लेख चतुर्थ मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में, अगर ऋग्वेदिक कालीन समाज में अगर देवताओं की बात करें, तो ऋग्वेद के टाइम पे इंद्र देवता का क्या था? बहुत अधिक महत्व था। उन्हें पुरंदर कहा गया है और उन्हें वर्षा का भी देवता कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र जी की स्तुति में कितने 250 सूक्तों की प्रयुक्त हुए हैं। जैसे हम लोगों ने गण के बारे में देखा, गण में 275 शब्द जो है उसके संदर्भित करते हुए ऋग्वेदिक में पाए जाते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, और अग्नि देवताओं में क्या करते थे? देवता और मनुष्य के बीच में जो होता था, तो वो मध्यस्थता की भूमिका लेते थे और उनको आहुतियां दी जाती थी। अब हम बात करें इनके धार्मिक जीवन के बारे में। ऋग्वेद में जो लोग थे उनके धार्मिक जीवन कैसे थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंद्र भगवान जो थे वह बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। उसके बाद अग्नि थी, और तीसरे देवता की अगर हम बात करें तो यह कौन है? वरुण है, जो जल निधि के क्या थे? प्रतिनिधि थे। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। इसका मतलब ये होता है कि यह प्राकृतिक घटनाओं का जो है क्या करते हैं? समायोजन करते हैं स्टूडेंट, और इनको कई जगह पे असुर भी कहा गया है। ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकेश्वरवाद था, एकेश्वरवादी माने जाते थे। लेकिन हम देखते हैं वह अन्य देवताओं का भी अस्तित्व स्वीकार करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वह सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास करते हुए भी क्या हो गए थे? बहुलवादी, यानी बहुत सारे देवताओं को मानते थे। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की नगण्यता दिखती है। जो भी हमें मिले हैं चीजें, उसमें हम देखते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा हमें मतलब ज्यादा हमें देवियां नहीं मिलती हैं। सभी देवता प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक थे। जितने भी देवता थे प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्य देवताओं को 3 श्रेणियों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो ऋग्वैदिक टाइम पे हम देखते हैं इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सभी जो देवता हैं इनका बहुत अधिक महत्व है। वरुण जो थे उनको क्या जल निधि का प्रतीक माना जाता था। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था, और माना जाता था कि प्राकृतिक घटनाएं जो भी हो रही हैं वह उन्हीं के द्वारा संचालित की जा रही हैं। और माना जाता है कि ऋग्वैदिक लोग जो है वैसे तो वह एकेश्वरवादी थे, लेकिन वह जो है कई सारे देवताओं को भी पूजते थे। और देवताओं में अगर हम महिला देवताओं की बात करें तो हमें उनकी बहुत ज्यादा प्रधानता नहीं दिखती, ज्यादातर पुरुष देवता ही दिखते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि ज्यादातर ऋग्वैदिक लोग जो थे वह प्राकृतिक प्रतिनिधि के रूप में ही क्या करते थे? या देवताओं को 3 श्रेणियों में रखते थे। देख लीजिए, जैसे आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन कौन थे? सूर्य हैं, ध्वस हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, पूषण हैं, विष्णु हैं, आदित्य, उषा, अश्विनी, ये सब हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, ये सभी हैं स्टूडेंट। और पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी और बृहस्पति, सरस्वती, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। तो उस समय जो लोग थे कबीलाई जीवन जीते थे और प्राकृतिक देवताओं को प्राकृतिक प्रतीकों के रूप में भी पूजते थे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखिए मैंने कहा ना, इंद्र, अग्नि, सूर्य। अब हम बात करें धार्मिक जीवन की और। सोमरस जो है इसका यह लोग पान करते थे। सोम को क्या माना जाता था? पेय पदार्थ का देवता माना जाता था। इसका जो है वर्णन हमें किस में मिलता है? नवम मंडल में मिलता है। सोम की स्तुति मिलती है। मरुत जो थे वह क्या थे? आंधी तूफान के देवता थे। पर्जन्य जो थे यह वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में हमें जो है उषा, अदिति, सूर्य, इन सभी देवियों के बारे में उल्लेख मिलता है। ऋत जो है, ऋत का मतलब क्या होता है? ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता और भौतिक और नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्ष और नैतिक व्यवस्था, इन सभी रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत रूप से लुप्त हो चुका होता है। ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र संभवतः कितना थी? 16 से 17 वर्ष थी। भारत में आर्य लोग जहां बसे उस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? सब संधव प्रदेश कहते हैं।
प्रदेश कहते हैं ऋग्वैदिक काल में जो हम बात कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सोमरस उन्हें बड़ा प्रिय था। नवम मंडल में इसका हमें उल्लेख मिलता है स्टूडेंट। मरुत जो थे आंधी तूफान के देवता थे, और प्रजन्य जो थी वह वर्षा के देवता थे। और कई सारी देवियों के भी हमें मिलते हैं, उषा, आदित्य, सूर्य। ऋत का मतलब होता है कि सृष्टि की नियम कैसे चलेगा, इसका भौतिक और नैतिक व्यवस्था कैसे होगी, इन सभी चीजों का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ऋत होता है वह लुप्त हो जाता है स्टूडेंट। ऋग्वैदिक काल में विवाह की उम्र क्या थी? 16-17 वर्ष थी। भारत में आर्य लोग सबसे पहले कहाँ बसे? यह जो है पश्चिमोत्तर भारत में बसे, सब सिंधु प्रदेश में बसे स्टूडेंट। देवताओं की जो उपासना होती थी मुख्यतः क्या? मुख्यतः स्तुति पाठ करना और यज्ञ में बलि अर्पित करना। खासकर अगर हम बात करें तो स्तुति पाठ करना पर अधिक जोर दिया जाता था। स्तुति जो देखिए दो तरीके होते हैं पूजा अर्चना के, है ना। एक होता है कर्मकांडीय और एक होता है आध्यात्मिक। खैर हम आध्यात्मिक की बात नहीं करें, लेकिन अगर यहाँ पे इनकी बात की जाए स्टूडेंट तो हम देखते हैं कि स्तुति पाठ वालों करते थे देवताओं की उपासना के लिए। बलि होता था लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं था। ज्यादातर लोग किस पर? स्तुति पाठ पर ध्यान देते थे, यानी पाठ करते थे, है ना। इंद्र और अग्नि जो है समस्त जन द्वारा दी गई बलि को ग्रहण करने के लिए आहूत थे। बलि या आहुति में क्या क्या दिए जाते थे? शाक दिए जाते थे, जौ दिए जाते थे, ये सारी वस्तुएं दी जाती थी। और जब यज्ञ होता था तो उस समय जो अनुष्ठान होता था वहां पर यागिक मंत्र जो है पढ़े जाते थे। ऋग्वैदिक के लोग अपने देवताओं से क्या मांगते थे? संतति, पशु, अन्न, धन, आरोग्य, ये सभी चीजें मांगते थे। देवताओं की उपासना मुख्यतः रीति और इस समय क्या था? स्तुति पाठ पर यह लोग अधिक जोर देते थे। खैर ये रिपीट ही हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह हम इनके क्या देखे? हमने देखे इनके जो है धार्मिक जीवन के विश्वासों के बारे में भी आपने जाना कि ऋग्वैदिक के जो लोग थे इस समय हमें देखिए महिलाओं की कंडीशंस अच्छे दिख रहे होंगे आपको। इस समय जो है आपको ये दिख रहा होगा कि इस समय लोग रिजिड नहीं थे बहुत, और जो यज्ञ तो ये लोग करते थे लेकिन उसमें स्तुति पाठ ज्यादा करते थे, ना कि बलि वगैरह ज्यादा देते थे, है ना। और इनके जो मेन भगवान थे इंद्र देवता थे, उसके बाद जो है अग्नि, उसके बाद कौन थे? उसके बाद जो है वरुण देवता का मुख्य स्थान था। और प्राकृतिक शक्तियों के रूप में इन देवताओं को याद किया जाता था इस टाइम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आर्य आते हैं कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप में। उन्होंने जो अपने साथ एक कल्चर लाया ऋग्वैदिक कल्चर, वह आपको उतने रिजिड फॉर्म में नहीं दिखेगी। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें कैसे बदलती हैं। राजा जिसे क्या सिर्फ युद्ध का स्वामी माना जाता था, भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, अब जो है उत्तर वैदिक में वह भूमि का भी स्वामी हो जाएगा और उसके पास एक सेना भी हो जाएगी। जो कर अभी स्वेच्छा से था ऋग्वैदिक टाइम पे, जिसे हम बलि कहते हैं, वो अब क्या हो जाएगा? वह जो है एक टैक्स के रूप में उन पर आरोपित हो जाएगा। और जो देवता हैं, देवताओं का जो स्थान है वह भी उत्तर वैदिक काल में आपको क्या दिखेगा? उनके भी स्थान में परिवर्तन दिखेगा। पशुपति शिव जी की जो उपासना है वो मेन हो जाएगी स्टूडेंट। तो इन सारे बड़े चेंजेस को हम लोग किस में पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे कि किस तरह से 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में उत्तर वैदिक काल में जो है भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में जो है और उनके विश्वासों में आर्यों के द्वारा क्या किया जाता है, आर्यों के द्वारा कौन कौन सी चीजें लेके आए जाते हैं। और इस समय बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि उत्तर वैदिक में क्या होने लगे? चीजें रिकॉर्ड होने लगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने हमेशा बोला है अच्छे लगे तो इंसान को क्या करना चाहिए? वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने कमेंट भी ड्रॉप करने चाहिए कि हाँ मैडम मुझे ये क्लास अच्छी लगी है ना। तो आप लोग का ये जो वैदिक पीरियड का जो ऋग्वैदिक एरा है वो आज खत्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है उत्तर वैदिक के बारे में जानेंगे कि क्या चेंजेस आए, किस तरह से। देखिए आप जो इतिहास पढ़ते हो तो सिर्फ ये नहीं है कि आप चीजें सुन रहे हैं, आपको एक चीज समझ में आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि इतिहास क्या है? इतिहास विकास, जो विकास की एक लंबी प्रक्रिया है ना, उन सभी का अध्ययन है स्टूडेंट। तो
पहले लोग कैसे कबीलाई जीवन जी रहे थे, किस तरह से वो अस्थायी जीवन की तरफ जाएंगे, किस तरह से राजा मजबूत नहीं था, राजा कैसे उत्तर वैदिक काल में मजबूत हो जाएगा, किस तरह से धार्मिक विश्वास चेंज होंगे, इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि किस तरह चीज़ें डेवलप कर रही हैं, है ना। इनिशियल लेवल पे आपको ज़्यादा रिजिड नहीं, मगर धीरे 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 ये सारी रिजिड फॉर्म में, जो हमने अभी आपको ऋग्वैदिक टाइम पे पढ़ाया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत रिजिड नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था भी क्या हो जाती है, बहुत रिजिड हो जाती है। तो सोसाइटी जो है आपका एक लंबी प्रक्रिया में क्या होता है, बदलता रहता है, बनता रहता है। इतिहास इसी का तो अध्ययन है। और आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप आर्यों के बारे में पढ़ें, जो कि मध्य एशिया से आए, भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में आए, और उन्होंने अपने साथ एक संस्कृति लाई। फिर वो किस तरह से उत्तर वैदिक काल में उनका जो एरिया है वह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना जो है लाइक ज़रूर मुझे देंगे और जुड़े रहें आप नचिटेक गुरुकुलम के इस क्लास में, और मेरे साथ आप अपनी हिस्ट्री की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।